अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की लड़ाई खत्म कब होगी? क्या इस बार कांग्रेस पार्टी को अपना एक नेता त्यागना होगा? क्या एक नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ देगा? क्योंकि राजस्थान के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों नेता ही उतने जरूरी हैं जितने के लिए बीजेपी के लिए जो है यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया। यानी कि दर्शकों, आप समझ सकते हैं कि अगर राजस्थान कांग्रेस को जीतना है तो सचिन पायलट का होना भी जरूरी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, एक तरफ कांग्रेस पार्टी की जो लड़ाई है वो खत्म नहीं हो रही, यानी कि सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आंतरिक कलह लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इस बीच जो है अशोक गहलोत राजस्थान की जनता से तमाम अपील करते हैं और अपील के बाद तमाम सौगात देने का प्रयास करते हैं। तो दर्शकों, आप समझ सकते हैं कि अशोक गहलोत वही राजनीति कर रहे हैं जो पिछले सालों से करते आए हैं। यानी कि अशोक गहलोत को यह पता है कि राजनीति के स्तर में अगर लोगों को लुभाना है, जनता की सुननी है, तो उनके लिए काम भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अशोक गहलोत सचिन पायलट के बयानों से दूर बचते हुए तमाम बयान जो है काम को लेकर कह रहे हैं। क्योंकि सरकार जब से बनी आपके आशीर्वाद से, तब से हमने कृषि को और किसान को तवज्जो दी है। इसीलिए हम लोगों ने अलग से बजट का प्रयोग देश में पहली बार हमने किया। दुगनी धनराशि रखी बजट के अंदर भी। नई नई योजनाएं किसान हो, कृषक हो या पशुपालक हो, उसके लिए लाए गए। कई तरह छूट दी गई। और ये भी कोई कम बात नहीं थी। तो आपको याद होगा, पहली बार मैंने 15 साल पहले कहा था, जब आपके आशीर्वाद में मुख्यमंत्री था, कि 90 पैसे बिजली जो है वो 5 रुपये तक हो गई, 5.5 तक हो गई है। और मैंने कहा था उस जमाने के अंदर कि किसानों की बिजली 90% ही रहेगी, 90 पैसे ही रहेगी, 1 नया पैसा आगे नहीं बढ़ाएंगे हम। और बड़ी खुशी है, अभी तक हम लोगों ने चाहे अनुदान देना पड़ता है, बिजली कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए देना पड़ते हैं, वो देना हमने मंजूर किया है, परंतु 90 पैसे किसान की बिजली रखी है। अभी जो छूट दी गई है 2000 यूनिट तक की, वो अपना बहुत बड़ा फैसला है। करीब 1800 रुपये प्रति माह बचेंगे उसके, अगर 90 पैसे के हिसाब से बात करें तब भी। तो आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार बचत कैसे हो इस महंगाई के दौर के अंदर, किसान मजबूत कैसे हो, किसान की आय कैसे बढ़े, ये प्रयास हम कर रहे हैं। ये बात प्रधानमंत्री ने भी कही थी, एनडीए गवर्नमेंट ने भी कही, हम किसान की आय दुगनी कर रहे हैं। अभी तक तो एमएसपी का ही पूरी तरह फैसला नहीं पाया। न्यूनतम सपोर्ट प्राइस की बात नरेंद्र मोदी खुद जब मुख्यमंत्री थे मेरी तरह गुजरात के अंदर, और केंद्र में यूपी गवर्नमेंट थी, तो वो उठाते थे कि एमएसपी लागू होनी चाहिए किसानों के लिए। और जब सरकार आ गई, उनकी खुद की प्रधानमंत्री बना दिया, उनको झूठे वादे के आधार पर काला धन लेके आऊंगा, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, लोकपाल आएगा, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ नौकरी दूंगा प्रति वर्ष नौजवानों को। एक वादा पूरा नहीं कर पा रहे, और अब तो उनकी बात करना ही छोड़ दी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, एक तरफ तो वो सरकार जो झूठे वादे करती है, और उनके जो राज्य के नेता हैं वो भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। उनका चाल चरित्र चेहरा तो सामने आ गया। ये बात अभी रमेश डोडी जी कह रहे थे और जी कह रहे थे कि हमने सरकार बनते ही जो राहुल गांधी ने वादा किया था प्रदेशवासियों से कि हम 7 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, और ये बात आप सबको मालूम है कि आते ही सरकार ने 2 दिन के अंदर, राजस्थान ने नहीं, मध्य प्रदेश ने और छत्तीसगढ़ ने भी
उन्होंने एक दिन में कर्ज माफ कर दिए और पिछली सरकार 50,000 का वादा कर रही थी मुश्किल से। हमने जितना कर्जा था, चाहे 2 लाख था, चाहे 5 लाख था, चाहे 7 लाख था, पूरा कर्जा माफ कर दिया, 14,000 करोड़ कर दिया। बल्कि 6,000 करोड़ तो पिछली सरकार का बकाया था, वो भी हमने चुकाया। हाँ, राष्ट्रीयकृत बैंकें जो है उनको बार बार प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि आप इंडस्ट्री वालों को 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है, इंडस्ट्री वालों का 10 लाख करोड़ का। ये तो 1 लाख करोड़ भी नहीं है किसानों का। तो उनके साथ में अगर सेटलमेंट कर सकते हो बैठ करके, तो आप किसानों के कर्जे जो है सेटलमेंट कर लो, किसान का हिस्सा आएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट देगी और पूरा कर्जा माफ हो जाएगा। उसके लिए वो तैयार नहीं हो रहे और वो तैयार होंगे भी नहीं। पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में क्वेश्चन का जवाब दिया इन्होंने। ये क्वेश्चन पूछा गया भाई आपकी मंशा क्या है। जिस प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश के किसानों का 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था, आपकी गवर्नमेंट की मंशा बताइए। उन्होंने साहब कहा हम कोई किसानों का कर्जा माफ नहीं करेंगे और माफ करना भी नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ या राजस्थान के नेताओं से, आप जवाब उनसे मांगो, देश के प्रधानमंत्री से मांगो आप जवाब, तो कृषि मंत्री से मांगो जो किसानों की बात करते हैं। उनका जवाब था कि नहीं, कर्जा माफ करना भी नहीं चाहिए किसानों का। अगर कर्जा माफ करेंगे तो इनकी आदत जो है वो ऐसी हो जाएगी कि नहीं, कर्जा तो फिर माफ होगा तो कभी चुकाएंगे ही नहीं वापस। जिस सरकार की मंशा किसानों के प्रति ये हो, उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसीलिए बिना पूछे तीन कानून लिया है, काले कानून। हमने असेंबली में वापस उनका जवाब दिया और नए कानून पास किए हमने यहाँ पर। आखिर में किसानों के साथ में सामने झुकना पड़ा। मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद में जिस प्रकार भारत सरकार को झुकना पड़ा किसानों के सामने, वो पहली बार हुआ है कि किसानों की एकता का प्रतीक था कि करीब 1.5 साल तक आंदोलन चलाओ। हालांकि दुख होता है कि 500 और 600 किसान मारे गए बेचारे। बताइए आपका क्या कसूर था आंदोलन के अंदर। लाइनें लगी थी नोटबंदी में, तब 400-500 लोग मारे गए थे। ये तरीका होता है शासन करने का। आप इस प्रकार से जिस देश की जनता ने आपको मौका दिया है शासन करने का, आप उनका दिल जीतने की बात करो, विश्वास दिलाओ उनको। आलोचना होती है आपकी, उसको सहन करो आलोचना को। और आप आलोचना सहन नहीं कर पाते हो, ये तरीके गलत है आपके शासन करने के। बोले धर्म के नाम पे राजनीति करते करते कब तो राज करोगे आप। आखिर में तो देश के लोग चाहते हैं विकास हो देश का। आज जो हम खड़े हैं, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी के बाद में किसानों को तवज्जो नहीं देता, कृषि को तवज्जो नहीं देता, सिंचाई का ध्यान नहीं रखता, बांका डैम, नागार्जुन सागर, हीराकुड बांध, क्या क्या नहीं बनाए उन्होंने उस जमाने के अंदर। अगर वो उस जमाना आज़ादी मिलते नहीं बनाते, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये समझते नहीं है। ये संस्थाएं जो है आज़ादी के पहले की बनी हुई है, जिनको मजबूत किया। आज उनके कारण जितनी रिसर्च हुई है, आज इतना बड़ा मुल्क 140 करोड़ की आबादी का। पहले अमेरिका के सामने भीख मांगते थे गेहूं के लिए, गेहूं खिलाने के लिए आगे जनता को। ये तो हमने बचपन में भी देखा, आपने देखा होगा कई लोगों ने। 480 PL 400 के गेहूं आता था, वो भरता था औसत की दुकानों से। आप बताइए आज देश आत्मनिर्भर हो गया, कैसे हो गया? किसानों की मेहनत का परिणाम। आधुनिक खेती होने लग गई, आधुनिक उपकरण होने लग गए, अच्छे खाद, अच्छी क्वालिटी का, अच्छे उपकरण, अच्छे बीज, आधुनिक मॉडिफाइड बीज, पूरी क्रांति हुई है देश के अंदर। और सबसे बड़ी बात है, ये कोई
जर्मनी जापान की तरह नहीं है जो 10-15-20 करोड़ की आबादी के मुल्क हो। 140 करोड़ की आबादी है, चाइना के लगभग बराबर हो गई, बल्कि चाइना से हम आगे निकल रहे आबादी के मामले में। ये हालात जिस देश के हों, उसमें क्या नहीं किया देश की कांग्रेस सरकारों ने आजादी के बाद में, इतिहास गवाह है। जितने साल में क्या किया, खाली जुमला बोल देंगे, जनता को भरमा देंगे। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि अशोक गहलोत कौन सी राजनीति कर रहे हैं। दर्शकों, आपको याद होगा कि अशोक गहलोत ने पहले भी बीजेपी पर हमला बोला, ये कह दिया था कि बीजेपी के पास बहुत पैसा है, ईडी सीबीआई के बलबूते पर तमाम राज्यों में सरकार बना रही है, तानाशाही लगातार बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अशोक गहलोत ये समझ चुके हैं कि सचिन पायलट को अगर त्याग भी देंगे तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जनता के लिए अगर काम करेंगे, उनके लिए अगर आवाज उठाएंगे तो जनता फिर से उनको सीएम बना देगी। क्योंकि एक फैक्ट ये कहता है कि जब सचिन पायलट जब छोटे थे, 2.5 साल के थे, तब पहली बार जो है यहाँ पर, जी हाँ, अशोक गहलोत सांसद बने थे। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति का स्तर कितना गहरा है और कितनी बड़ी खाई है दोनों के बीच। अब देखना ये पड़ेगा कि राजस्थान का इलेक्शन कांग्रेस के लिए इस बार क्या बोलता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।